प्रिंस रशियल डेमियन की पीठ पर मॉक्सिबस्टिन यानी गरजने वाली जड़ी बूटी का ट्रीटमेंट कर रहा है। डेमियन, जो खुद को एक बहादुर वॉरियर मानता है, शुरू में कहता है, मैं एक वॉरियर हूँ, मुझे इन सब छोटी मोटी चीज़ों से डर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो गरम दवाई उसकी स्किन को छूती है, डेमियन की हालत खराब हो जाती है। रशियल उसे चीढ़ते हुए कहता है, अभी तो तुम बड़े वॉरियर बन रहे थे, अब रो क्यों रहे हो? असल में ये प्रोसेस बहुत पेनफुल है, लेकिन डेमियन के अंदर एक मार्क यानी कर्स, श्राप है, जिसे हटाने के लिए ये ज़रूरी है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेमियन इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड से क्यों नहीं भाग सकता। उसके पास एक श्राप यानी मार्क है। जब भी वो फाइट करता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ये मार्क एक्टिवेट होकर उसे जानलेवा दर्द देता है। इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए उसे पेन किलर्स खरीदने पड़ते हैं और ये पेन किलर्स बेचता है कुज़मन नाम का एक माफिया बॉस। कुज़मन ने डेमियन को इस जाल में फंसा रखा है। फाइट करो तो दर्द होगा, दर्द मिटाने के लिए कुज़मन से महंगी दवाई खरीदो, दवाई के पैसे चुकाने के लिए वापस फाइट करो। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें डेमियन धीरे धीरे मर रहा था, लेकिन रैचेल ने आते ही इस साइकिल को तोड़ने का प्लान बना लिया। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद रेचल डेमियन को उठने को कहता है। डेमियन हैरान रह जाता है। जो दर्द उसे सालों से परेशान कर रहा था, वो गायब हो चुका है। वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा है। रेचल उसे वार्निंग देता है, मैंने अभी सिर्फ टेम्पररी इलाज किया है, तुम्हें अभी आराम करना होगा, और सबसे बड़ी बात, आज रात तुम फाइट नहीं करोगे। डेमियन डर जाता है, क्योंकि अगर वो फाइट नहीं करेगा तो कुज़मन उसे छोड़ेगा नहीं। वो रेचल से पूछता है, तुम आखिर हो कौन? रेचल सीधा बोलता है, मैं क्राउन प्रिंस हूँ। डेमियन को यकीन नहीं होता। उसे लगता है ये कोई मजाक है या कोड वर्ड है। रेचल उसे समझाता है कि बस चुपचाप यहीं रहो, बाकी वो संभाल लेगा। अब शुरू होता है असली खेल। रेचेल अपने बॉडीगार्ड के साथ भीड़ में निकल पड़ता है। उसका टारगेट है कुज़मन। डिस्क्रिप्शन सिंपल है, काले बाल, पोनीटेल और स्लिट आइज, छोटी आंखें। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो आदमी मिल जाता है। रेचेल सीधा उसके पास जाता है और कहता है, मुझे डेमियन को खरीदना है, बताओ उसका कितना कर्जा है? डेट है। कुज़मन, जो कि एक घमंडी माफिया है, रेचेल को ऊपर से नीचे तक देखता है और एक इम्पॉसिबल अमाउंट बोलता है, 9 ट्रिलियन मैगन। वो हंसता है और कहता है, इतनी रकम तो सिर्फ क्राउन प्रिंस ही दे सकता है, तेरे बस की बात नहीं। रेचेल मुस्कुरा के कहता है, अरे वाह, कोइंसिडेंस देखो, मैं ही क्राउन प्रिंस हूँ। लेकिन कुज़मान और उसके गुंडे इस बात को मजाक समझते हैं। वो रेचेल पर हंसते हैं, भगा देते हैं। कुज़मान अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, उस पतले लड़के को पकड़ो, उसे टॉर्चर करो, पता लगाओ वो कौन है, और फिर उसे मारकर नदी में फेंक दो। कुज़मान को लगा उसने एक मामूली लड़के को डराया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने किस शेर के मुंह में हाथ डाला है। 1 घंटे बाद सीन पलट जाता है। कुज़मन के बेस पर हंगामा मच जाता है। उसके आदमी चिल्लाने लगते हैं, ये क्या बला है? वहां एक धमाका होता है और धुएं के बीच से कोई निकलता है। कुज़मन का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी डेलिक बुरी तरह पिट चुका है और सामने खड़ा है हमारा हीरो प्रिंस रचियल, एक नए रूप में। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, द सीक्रेट रॉयल इंस्पेक्टर इज हियर, यानी गुप्त शाही इंस्पेक्टर आ गया है। रचियल ने अपना डिस्गाइज्ड आइडेंटिटी यूज करके वहां एंट्री मारी है और अब कुज़मन की खैर नहीं। सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे पहले के फ्लैशबैक से। हमारा एमसी रेकियल और उसका गार्ड चुपचाप गली से गुजर रहे हैं। रेकियल अपने गार्ड से कहता है, अरे एकदम नेचुरल चलो यार, तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे चोरी करके आए हो। गार्ड बेचारा डरा हुआ है, बोलता है, हुजूर, आज से पहले मेरा कभी किसी ने पीछा नहीं किया। यहाँ रेकियल हमें बताता है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। उसे पता था कि कुज़मैन, गैंग लीडर, बहुत शक्की मिजाज का है। जब भी उसे किसी से खतरा लगता है, वो अपने गुंडे उसके पीछे लगा देता है, और रेकियल ने जानबूझकर उसे उकसाया था ताकि वो उसे अपने अड्डे तक यानी हाइड आउट तक ले जा सके। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था। रेकियल एकदम स्टाइल में मुड़ता है और चिल्लाता है, द सीक्रेट रॉयल इंस्पेक्टर इज हियर, यानी शाही जासूस यहाँ है। वहां मौजूद गुंडे और उसका खुद का गार्ड भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या चल रहा है? शाही जासूस? रेकियल धीरे से अपने गार्ड को बोलता है, अरे कुछ नहीं, बस एक बार ये डायलॉग मारने का मन था, इसलिए बोल दिया। मतलब बंदे को अपनी धुन सवार है। तभी एंट्री होती है रॉयल गार्ड्स की। रेकियल आदेश देता है, इस जगह को तहस नहस कर दो, और हाँ,
उस कुज़मैन को भागने मत देना। यहाँ एक बहुत फनी चीज़ होती है। रैकेल के गार्ड्स को लगता है कि उनका राजकुमार कितना बदल गया है। वो सोच रहे हैं, वाह, प्रिंस अब अंडरवर्ल्ड का सफाया कर रहे हैं, साम्राज्य की सुरक्षा की कितनी चिंता है इन्हें। जबकि असलियत में रैकेल मन ही मन नाच रहा है, हे, इस रेड से मुझे बहुत सारे बोनस लाइफ पॉइंट्स मिलेंगे, मेरी उम्र बढ़ जाएगी। उधर कुज़मैन की हालत खराब है। वो सोच रहा है, आखिर एक राजकुमार को उस गरीब डेमियन और उसकी दवाई के पैसों से क्या लेना देना? ये पागल है क्या? कुज़मैन अपनी जान बचाने के लिए एक गुप्त कमरे में जाकर छुप जाता है। वो सोचता है, बस अब मैं सेफ हूँ, जब तक मामला शांत नहीं होता यहीं रहूंगा। लेकिन तभी भूम, दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है हमारा हीरो रैकियल। रैकियल एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने कहा था ना वो यहीं आएगा, लाओ मेरे 500 मेगन, निकालो। कुज़मैन पूरी तरह कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रहा कि रैकियल को उसकी लोकेशन कैसे पता चली। रैकियल अब अपनी फिलॉसफी झाड़ता है। वो कहता है, देखो भाई, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो इलाज करवा लेते पर पैसे नहीं देते। मैंने तुम्हें इज्जत से ऑफर दिया था कि डेमियन का कर्ज मैं चुका दूंगा, पर तुमने अपनी हेकड़ी दिखाई। कुज़मैन को गुस्सा आता है। वो सोचता है, अब बहुत हुआ, और वो अपना आखिरी दांव खेलता है। कुज़मैन के मुंह में एक पॉइजन कैप्सूल छुपा होता है। उसका प्लान है, 5 सेकंड्स में ये कैप्सूल फटेगा, जहरीला धुआं फैलेगा, सब लकवा यानी पैरालिसिस मार जाएंगे और वो एंटीडोट लेकर भाग जाएगा। वो मन ही मन काउंटडाउन शुरू करता है। क्या हुआ? मुंह से कुछ थूकने की कोशिश कर रहे हो? कुज़मैन की आंखों में खौफ आ जाता है। इसे कैसे पता चला? इससे पहले कि कुज़मैन कुछ कर पाता, उसकी बॉडी सुन्न पड़ने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस जहर से वो दूसरों को मारने वाला था, उसका असर उस पर पहले ही शुरू हो चुका है। रैकियल उसके पास झुकता है और मज़े लेते हुए कहता है, तुम सोच रहे होगे मुझे कैसे पता चला, है ना? नहीं बताऊंगा। मेरी एंटीडोट वापस करो। लेकिन रेचियल बड़े मजे से कहता है, मैं वापस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें जहर दिया है। यहाँ रेचियल अपनी स्पेशल स्किल रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फीस यानी इलाज की फीस वसूलने की स्किल एक्टिवेट करता है। वो जुज़मन के शरीर के एक स्पेसिफिक पॉइंट, हार्ट ट्रांसपोर्टर पॉइंट से 0.01 लीटर एंटीडोट एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही इलाज पूरा होता है, सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, पेशेंट कुज़मन, ट्रीटमेंट डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहर निकालना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज्ड 21 साल और 2 महीने यानी कुज़मन की उम्र इतनी बढ़ गई। और इसका इनाम रेचियल को मिलता है 4 दिन की बोनस लाइफ। रेचियल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यही तो मुझे चाहिए था। अब उसकी टोटल लाइफ 118 दिन हो गई है। अपना इनाम मिलते ही रेचेल का काम खत्म। वो तुरंत ऑर्डर देता है, इसे गिरफ्तार करो। कुज़मान भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लैडिएटर्स जो अब रेचियल के साथ हैं उसे आसानी से दबोच लेते हैं। कुज़मान हैरान हो जाता है कि ये ग्लैडिएटर्स इतने ताकतवर कैसे हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके सामने खड़ा ये शख्स कोई मामूली डॉक्टर नहीं बल्कि असली क्राउन प्रिंस है। अगले सीन में हमें रेचेल का एक इमोशनल साइड देखने को मिलता है। वो एक सपना देख रहा है, उस दिन का जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसे वही अकेलापन महसूस होता है जैसे उसे दुनिया में अबैंडन यानी त्याग दिया गया हो। तभी उसकी नींद खुलती है। उठ जाओ, वो खुद को समझाता है, अब काम का वक्त है। रेचेल अब ग्लैडिएटर्स के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन क्राउन प्रिंस के रूप में नहीं बल्कि पिएरो गार्डन के नाम से, जो क्राउन प्रिंस का मुख्य डॉक्टर है। ग्लैडिएटर्स में से एक डेमियन कायन भी अपना परिचय देता है। रेचेल सभी ग्लैडिएटर्स को एक अजीब सी जगह ले जाता है, मॉक्सिबिशन क्लिनिक। ग्लैडिएटर्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं। डेमियन पूछता है, आपने हमें उस नर्क से बचाया, हमें रहने को जगह दी और अब हमारा इलाज भी कर रहे हैं, आप हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? यहाँ रेचेल अपने मन में असली बात सोचता है, मैं ये सब दयालु होकर नहीं कर रहा, तुम सब जवान हो, अगर मैं तुम्हें ठीक करूंगा तो सिस्टम मुझे बहुत सारा लाइफ बोनस देगा। लेकिन बाहर से वो एक झूठ बोलता है। वो कहता है, देखो मैं बहुत बीमार हूँ, शाही डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं खुद नए तरीके ईजाद कर रहा हूँ और मुझे तुम सब टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में चाहिए। ये सुनकर ग्लैडिएटर्स को तसल्ली होती है कि चलो, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। डेमियन भी मानता है कि पहले इलाज से उसका दर्द कम हुआ है। बस फिर क्या था, रेचेल खुश होकर चिल्लाता है, चलो सब अपनी शर्ट उतारो और बेड पर लेट जाओ।
6 दिन बीत जाते हैं। नज़ारा बदल चुका है। ग्लैडिएटर्स उल्टियां कर रहे हैं और पसीने से लथपथ हैं। असल में ये सब विड्रॉल सिम्टम्स हैं। इतने सालों से वो अरीना में पेन किलर्स ले रहे थे जो अब बंद हो चुकी हैं। उनका शरीर तड़प रहा है। रेचियल देखता है कि एक ग्लैडिएटर सर्जियो सबसे ज्यादा तकलीफ में है, लेकिन छिपाने की कोशिश कर रहा है। रेचियल उसके पास जाता है और कहता है, तुम ठीक नहीं लग रहे, लेट जाओ। रेचियल अब अपना नया हथियार निकालता है, एक्यूपंक्चर नीडल्स यानी सुइयां। वो सोचता है, मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, लेकिन सर्जियो सबसे ज्यादा दवाइयां लेता था, तो इस पर टेस्ट करना सबसे सही रहेगा। रेचियल एक लंबी सुई निकालता है और सर्जियो के पेट के पास एक प्रेशर पॉइंट पर लगा देता है। और जैसे ही सुई लगती है, सर्जियो, गा, बचाओ! कमरा उसकी चीख से गूंज उठता है। रकेल समझ जाता है कि उसे बहुत ही पतली थिनर नीडल्स की जरूरत है, बाल जितनी बारीक। वो तुरंत अपने ब्लैकस्मिथ के पास जाता है, लेकिन ब्लैकस्मिथ हाथ खड़े कर देता है। वो कहता है, महाराज, मैं सुई बना तो दूंगा, लेकिन इतनी बारीक सुई बार बार सेम थिकनेस की बनाना इंसानों के बस की बात नहीं है। इसके लिए तो कोई ड्वॉर्फ आर्टिसन चाहिए होगा। राकेल पूरी तरह स्ट्रेस में आ जाता है। उसके पास वक्त कम है और पेशेंट की हालत खराब हो रही है। तभी उसका इंटरनल ऑर्गन सिस्टम एक्टिव होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, स्ट्रेस दूर करने के लिए गचा खेलो। सिस्टम उसे याद दिलाता है कि वो अपने HP यानी हेल्थ पॉइंट्स यूज करके समन मॉन्स्टर्स अनलॉक कर सकता है। राकेल के पास 500 HP बचे थे। वो सोचता है, जो होगा देखा जाएगा, और 300 HP खर्च करके समन गचा स्टार्ट कर देता है। उसकी डिमांड सिंपल थी, मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मुझे बहुत सारी पतली नीडल्स दे सके। गाचा शुरू होता है और सिस्टम उसे 3 ऑप्शंस देता है, जो सुनकर आप हंसी नहीं रोक पाओगे। कैंडिडेट 1, एक खुश रहने वाला समन जो ऑइंक ऑइंक करता है। कैंडिडेट 2, आयरन शिट डिस्चार्ज, लोहे की पॉट्टी करने वाला। कैंडिडेट 3, कैक्टस दैट शिट्स, पॉट्टी करने वाला कैक्टस। राकेल का दिमाग खराब हो जाता है, ये कैसे नाम है? लेकिन फ्रस्ट्रेशन में वो कैंडिडेट 3 सिलेक्ट कर लेता है और रिजल्ट क्या आता है? एक कैक्टस नहीं, बल्कि एक पॉर्क्यूपाइन। सही, इस नए पेट का नाम है गोसुम। ये कोई मामूली पॉर्क्यूपाइन नहीं है। इसके साथ सनफ्लावर सीड्स आते हैं। लाल बीज, इससे गोसुम बड़ा यानी ह्यूज हो जाता है। नीला बीज, इससे वो वापस छोटा हो जाता है। सबसे खास बात, इसके कांटे। रकील गोसुम से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे कांटे ले सकता हूँ? गोसुम खुशी खुशी हाँ कर देता है। रकील चेक करता है कि कांटे अलग अलग रंग के हैं। सफ़ेद कांटा हल्का दर्द यानी माइल्ड पेन, इलाज के लिए परफेक्ट। ब्राउन कांटा तेज दर्द। काला कांटा कोरियन लेवल का दर्द यानी बहुत खतरनाक। रकील खुश हो जाता है, नीडल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गोसुम अब मेरा है। जब राकेल इस नई बाला को लेकर क्लिनिक वापस आता है तो उसके सिपाही डर जाते हैं। राकेल उन्हें शांत करने के लिए एक झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है, 300 साल पहले महान बिल्डर लॉयड फ्रॉन्टेरा के पास भी ऐसे ही समन मॉन्स्टर्स हैमस्टर स्नेक थे जो उनकी मदद करते थे। ये वैसा ही एक रेयर क्रीचर है। अब राकेल शुरू करता है अपना असली काम। गोसियम के सफ़ेद कांटों का यूज़ करके वो ग्लैडिएटर्स का इलाज करता है। उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि ग्लैडिएटर्स को पता भी नहीं चलता कि कब सुई लगी और कब निकाली, बस एक आफ्टर इमेज दिखती है। इलाज सक्सेसफुल रहता है। सिस्टम खुश होकर राकेल को इनाम देता है, लाइफ बोनस प्लस 80 दिन। अब वो 171 दिन और जिंदा रह सकता है। स्किल अपग्रेड, उसकी मेडिकल फीस मांगने की स्किल लेवल 2 हो जाती है। आखिर में हम किंग को देखते हैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा है। रिपोर्ट में लिखा है, राकील ने उन 14 ग्लैडिएटर्स को अपना स्पेशल रॉयल गार्ड बना लिया है और अब वो महल के बाकी नौकर चाकरों को भी पकड़ पकड़ कर नीडल्स चुभा रहा है। किंग ये सुनकर हैरान होने के बजाय मुस्कुरा देता है। ये लड़का तो दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रेचियल एक पेशेंट के बॉडी से नीडल निकालता है और पूछता है, दर्द हो रहा है क्या? वो पेशेंट, जो एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है, हिम्मत करके बोलता है, नहीं, पर अंदर ही अंदर उसकी हालत खराब है। रेचियल बोलता है, तो फिर आवाज क्यों निकाल रहे हो? बस एक सुई तो है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। रेचियल उस स्वॉर्ड्समैन से पूछता है कि आप कैसा फील हो रहा है। स्वॉर्ड्समैन बताता है कि थोड़ा चुभन है, पर पहले से बेहतर है। रेचियल अनाउंस करता है, कंग्रेट्स, तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा हुआ, तुम अब कंप्लीटली क्योर हो चुके हो। स्वॉर्ड्समैन खुशी के मारे थैंक यू बोलता है और जाने लगता है, लेकिन रेचियल उसे रोक लेता है। रुको, मैंने तुम्हें ठीक किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे ही चले जाओगे। रेचियल सीधा बोलता है,
मुझे तुम्हारी स्वॉट स्किल्स चाहिए। मैं नहीं चाहता इतना टैलेंटेड बंदा कहीं और वेस्ट हो। तो मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ। अब यहाँ राचियल अपना असली बिजनेस माइंड यूज करता है। वो जानता है कि ये स्वॉर्ड्समैन जल्द ही एडवांस स्वॉर्ड एक्सपर्ट बनने वाला है और उसे स्वॉर्ड मास्टर सिंड्रोम होने वाला है, यानी इंसोम्निया और अनकंट्रोलेबल सेंसेस। अगर राचियल ने उसे अभी हायर नहीं किया तो वो बंदा बाद में प्रॉब्लम में पड़ सकता है। राचियल उसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करता, बल्कि एक इररेजिस्टिबल ऑफर देता है। वो कहता है, तुम्हें मोटी सैलरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, पैटर्निटी लीव मिलेगी और चाइल्ड केयर लीव भी मिलेगी। स्वॉर्ड्समैन थोड़ा हेजिटेंट होता है तो राचियल अपना ब्रह्मास्त्र फेंकता है। मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ, जब चाहो तब काम से निकलने की, एक बड़ा मैंशन रहने के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट 4-day वर्क वीक, यानी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम। भाई 4-day वर्क वीक सुन के तो कोई भी पिघल जाए। स्वॉर्ड्समैन तो शॉक में था ही, वहां छुपकर सुन रहे बाकी गार्ड्स जिन्हें राचियल ने ठीक किया था भी कूद पड़ते हैं। सब चिल्लाते हैं, हमें भी हायर कर लो, हम भी आपके लिए काम करेंगे। राचियल पूछता है, तुम लोग पैसों के लिए कर रहे हो ना? वो सब ईमानदारी से बोलते हैं, हाँ सर। रेकियल खुश हो जाता है। उसे वैसे भी ऐसे लोग चाहिए थे जो लॉयल्टी का ड्रामा ना करें, बल्कि क्लियर गिव एंड टेक रिश्ता रखें। वो सोचता है कि रॉयल गार्ड्स एम्परर के ऑर्डर्स मानते हैं, लेकिन उसे अपनी एक प्राइवेट मिलिट्री फोर्स चाहिए जो सिर्फ उसकी सुने। और इसी तरह जन्म होता है SRG का, यानी स्पेशल रॉयल गार्ड्स, रेकियल की अपनी पर्सनल आर्मी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इतने सारे लोगों को ठीक करने के बावजूद राचियल को सिस्टम से बड़ा झटका लगता है। उसने गार्ड्स की लाइफ 100 साल तक बढ़ा दी, लेकिन बदले में उसे सिस्टम से क्या मिला? सिर्फ 18 बोनस डेज की लाइफ। राचियल समझ जाता है कि हेल्दी लोगों को ट्रीट करने से उसे ज्यादा लाइफ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। उसे अब ऐसे पेशेंट्स चाहिए जो सच में मरने वाले हों। राचियल डिसाइड करता है कि वो साइड पैलेस में क्लिनिक खोलेगा। डेमियन और गार्डन, उसके सबॉर्डिनेट्स, ये सुन के इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि राचियल खुद बीमार होते हुए भी सिटीजन्स की सेवा करना चाहता है। डेमियन चिल्लाता है, योर हाइनेस, आपका दिल कितना बड़ा है। राचियल मन में सोचता है, इन्हें गलतफहमी रहने दो, मेरा काम तो बन रहा है। वो ऊपर से नाटक करता है, हाँ, सब सिटीजन्स के लिए है। रेचल प्लान बनाता है कि वो पैलेस के वर्कर्स के परिवार वालों, फैमिलीज का इलाज करेगा। उसने 500 लोगों का डेटा मंगवाया, लेकिन जब वो लिस्ट चेक करता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। क्यों? क्योंकि सब के सब हेल्दी हैं। रेचल फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, ये सब इतने हेल्दी क्यों है भाई, कोई मर क्यों नहीं रहा? डेमियन ये सुन लेता है और रेचल को टोकता है, योर हाइनेस, क्या आप पेशेंट्स को सिर्फ टूल समझते हैं? आप डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं कि लोग हेल्दी हैं। माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है। गार्डन बचाने की कोशिश करता है, पर रेचल उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल देता है। दोनों को बाहर निकालने के बाद राचियल आखिरी के कुछ पेजेस चेक करता है और तभी उसे वो मिलता है जिसकी उसे तलाश थी, द जैकपॉट। एक क्वेश्चनर में लिखा था, मेरे पास एक 8 साल का छोटा भाई है। महीने में 1-2 बार उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, मुंह से झाग निकलता है जैसे उस पर किसी डीमन का साया हो। डॉक्टर्स और क्लेरिक्स ने हार मान ली है। वो कहते हैं इसमें बुरी आत्मा है। राचियल पढ़ते ही समझ जाता है, ये कोई डीमन नहीं है, ये एपिलेप्सी, मिर्गी के सिम्टम्स है। जिसे दुनिया डीमन समझ रही है, राचियल के लिए वो एक मेडिकल केस है। राचियल के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है। मिल गया। सीन शिफ्ट होता है। राचियल एक छोटे बच्चे से मिल रहा है। इस बच्चे का नाम है जॉर्ज। जॉर्ज बहुत डरा हुआ है। वो इतना सहमा हुआ है कि वो राचियल के पास आने से भी कतरा रहा है। राचियल बड़े प्यार से उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे गिफ्ट देता है ताकि वो कंफर्टेबल हो सके। लेकिन जॉर्ज कहता है, मुझे मत छूइए, मैं श्रापित हूँ। जॉर्ज बताता है कि दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, उसे अजीब कहते हैं। जब वो गुस्सा होता है या डरता है तो उसे अचानक अंधेरा दिखाई देता है, उसका शरीर कांपने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जॉर्ज को लगता है कि उसके अंदर कोई बुरा साया या ईविल स्पिरिट है जो उसे कंट्रोल करती है। लेकिन हमारा राचियल, वो तो डॉक्टर है। वो जॉर्ज की बातें सुनकर डरता नहीं, बल्कि मुस्कुराता है और कहता है, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, तुम बस बीमार हो और मैं तुम्हें ठीक करूंगा। राचियल तुरंत अपना डॉक्टर मोड ऑन करता है। वो जॉर्ज की नब्ज पल्स चेक करता है और उसका सिस्टम उसे स्कैन करके बताता है, सिस्टम अलर्ट, इर्रेगुलर ब्रेन वेव्स डिटेक्टेड, रिस्क ऑफ जनरलाइज्ड टॉनिक सीजर्स। राचियल समझ जाता है कि इस बच्चे को कोई श्राप नहीं, बल्कि एपिलेप्सी, जिसे हम आम भाषा में मिर्गी के दौरे कहते हैं, की बीमारी है।
इस बीमारी में दिमाग की तरंगे ब्रेन वेव्स कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, जिससे इंसान का शरीर झटके लेने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। राकेल जॉर्ज को समझाता है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, मैं क्राउन प्रिंस हूँ और मैं कभी गलत नहीं होता। जॉर्ज को पहली बार किसी पर भरोसा होता है। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। अभी वो बात ही कर रहे थे कि अचानक जॉर्ज की आंखें ऊपर चढ़ने लगती हैं। उसका शरीर अकड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसे दौरा पड़ने लगता है। आसपास खड़े गार्ड्स और नौकर डर जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं, इसके अंदर का शैतान जाग गया, प्रिंस दूर रहिए। लोग डर के मारे जॉर्ज के मुंह में कपड़ा ठूसने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी जीभ ना काट ले, लेकिन रकील उन्हें जोर से रोकता है। रकील चिल्लाता है, रुको, ये कोई शैतान नहीं है, ये एक बीमारी है, उसे सांस लेने दो। यहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? दोस्तों, मेडिकली भी किसी सीजर वाले पेशेंट के मुंह में कभी कुछ नहीं डालना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। रकील वही करता है, वो सबको शांत करता है और जॉर्ज को साइड में लेटाता है ताकि वो सेफ रहे। जब जॉर्ज का शरीर झटके ले रहा था, तब राकेल को एक अजीब चीज महसूस होती है। उसे जॉर्ज के शरीर से मना यानी एनर्जी निकलती हुई दिखती है। राकेल को याद आता है कि उसने जो असराहन कोर टेक्निक सीखी थी, वो मना के फ्लो को महसूस कर सकती है। राकेल सोचता है, अगर मैं इस टेक्निक का यूज करूं तो मैं बिना एमआरआई मशीन के भी इसके शरीर के अंदर झांक सकता हूं। राकेल अपनी पूरी ताकत और फोकस लगा देता है। उसे पसीना आने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी एनर्जी यूज करके जॉर्ज के दिमाग और नर्वस सिस्टम को स्कैन करता है और फाइनली उसे वजह मिल जाती है, वेगस नर्व। राकेल देखता है कि जॉर्ज की वेगस नर्व में कुछ गड़बड़ है, जो गलत सिग्नल्स भेज रही है और पूरे शरीर में ये तूफान मचा रही है। जैसे ही राकेल बीमारी की जड़ पकड़ता है, वो खुद थकावट से बेहोश हो जाता है। उसे होश तब आता है जब शाम हो चुकी होती है। उठने के बाद वो अपने नौकर से पूछता है कि जॉर्ज कैसा है। पता चलता है कि जॉर्ज अब शांत है और सो रहा है। राकेल खुश होता है क्योंकि अब उसे बीमारी की जड़ पता है। वो कहता है कि इलाज का बस एक ही तरीका है, वैगस नर्व स्टिमुलेशन। लेकिन इस दुनिया में मेडिकल मशीन्स तो है नहीं, तो वो ये स्टिमुलेशन कैसे करेगा? राकेल अपने नौकर से कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। नौकर पूछता है, इतनी रात को कहाँ प्रिंस? राकेल एकदम सीरियस होकर जवाब देता है, बिजली, लाइटनिंग के झटके खाने। सीन शिफ्ट होता है रात के सन्नाटे में। हमारा क्राउन प्रिंस राकियल शाही महल के सबसे खतरनाक जादूगर सर ज़ैनेटिस के कमरे में धमक पड़ता है। ज़ैनेटिस हैरान है, सोच रहा है कि इतनी रात को प्रिंस यहाँ क्या कर रहे हैं। राकियल सीधे पॉइंट पर आता है और एक ऐसी रिक्वेस्ट करता है जिसे सुनकर ज़ैनेटिस के होश उड़ जाते हैं। राकियल कहता है, प्लीज मेरे ऊपर अपनी लाइटनिंग मैजिक चलाओ। ज़ैनेटिस को लगा शायद प्रिंस मजाक कर रहे हैं या पागल हो गए। भाई, कोई अपने ऊपर बिजली क्यों गिरवाएगा, वो भी एक ऐसे मेज से जिसकी एक चिंगारी तबाही मचा सकती है। लेकिन राकेल समझाता है, अरे डरो मत, मुझे मारना नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन चाहिए, और वो भी लगातार 3 घंटे के लिए। ज़ैनेटिस मना करने ही वाला था, क्योंकि हाई रैंक लाइटनिंग मैजिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये वैसा ही है जैसे आप एक फरारी चला रहे हों और कोई आपसे कहे कि भाई इसे 30 की स्पीड पर चलाओ, वो भी बिना स्पीड बढ़ाए या घटाए पूरे 3 घंटे तक। राकेल भी यही एग्जाम्पल देता है। वो ज़ैनेटिस की तारीफ करते हुए कहता है, सर ज़ैनेटिस, पूरे साम्राज्य में आपके जैसा मैना कंट्रोल किसका है? अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब भाई अपनी तारीफ सुनकर ज़ैनेटिस पिघल जाता है। बटर लगाना कोई राकेल से सीखे। वो मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि अगर प्रिंस को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। राकेल अग्री करता है और कहता है, अभी शुरू करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि राकेल ने वहाँ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है। लोग सोच रहे हैं कि प्रिंस फिर क्या नौटंकी करने वाले हैं, लेकिन राकेल का प्लान कुछ और ही है। वो इसे वायरल मार्केटिंग कहता है। वो चाहता है कि लोग देखें, हैरान हों और पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैला दें कि प्रिंस एक चमत्कारी इलाज कर रहे हैं। राकेल एक बच्चे के पास बैठता है जिसे दौरा यानी सीजर पड़ने वाला है। वो बच्चे से झूठ बोलता है कि बेटा दर्द नहीं होगा, बस चींटी काटेगी। डॉक्टर वाला क्लासिक झूठ। और फिर ज़ैनेटिस अपनी बिजली छोड़ता है। राकेल उस बिजली को अपने शरीर में लेता है और अपनी असराहन कोर टेक्निक का इस्तेमाल करके उस खतरनाक बिजली को सेफ सिग्नल्स में बदल देता है। उसका प्लान है कि वो इन सिग्नल्स को बच्चे के नर्वस सिस्टम में भेजेगा ताकि उसके दिमाग की गलत तरंगों को ठीक किया जा सके। साइंस देख रहे हो भाई की? सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी राकेल को रियलाइज होता है गड़बड़ हो गई। माना का फ्लो बिगड़ने लगता है।
राकील समझ जाता है कि उस बच्ची को दौरा यानी सीजर पड़ने में अब 30 मिनट नहीं बल्कि सिर्फ 3 मिनट या शायद उससे भी कम 1 मिनट बचा है। अगर दौरा पड़ गया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी और लोग कहेंगे कि प्रिंस ने बच्चे को मार डाला। राकील के पास 2 रास्ते थे, या तो रुक जाए और बाद में इलाज करे, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो खुद बीमार है और उसके पास टाइम नहीं है, या फिर रिस्क ले। उसने ज़ैनेटिस को चिल्लाकर कहा, पावर को 3 गुना बढ़ा दो, अभी के अभी। ज़ैनेटिस डर जाता है, प्रिंस ये बहुत दर्दनाक होगा। लेकिन राकील को परवाह नहीं, उसे बस उस बच्चे की जान बचानी है। ज़ैनेटिस पावर बढ़ा देता है, बूम, बिजली का झटका और तेज हो जाता है। राकील के शरीर का जर्रा जर्रा दर्द से चीख रहा है, लेकिन वो उस एनर्जी को कंट्रोल करता है। सीजर शुरू होने में बस 10 सेकंड बचे हैं। राकील को सही नब्ज ढूंढनी है। 5 सेकंड, राकील ने अपना हाथ बढ़ाया। 4, 3, बिजली कड़क रही है। 2, 1। राकील बुरी तरह हाँफ रहा है, उसकी बॉडी सुन पड़ चुकी है। वो जॉर्ज की तरफ देखता है और पूछता है, अब ठीक लग रहा है ना? कोई दर्द तो नहीं हो रहा? जॉर्ज हैरान है। आमतौर पर जब उसे दर्द शुरू होता था तो वो बेहोश हो जाता था, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ, दर्द गायब है। राकील राहत की सांस लेता है, शुक्र है बाल बाल बच गए। लेकिन तभी असली मजा शुरू होता है। सिस्टम का नोटिफिकेशन बजता है। सिस्टम बताता है कि इलाज सफल रहा। राकील को बोनस के तौर पर 3 दिन की एक्स्ट्रा लाइफ मिली है। अब उसकी कुल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 161 दिन हो गई है, यानी हमारे प्रिंस साहब अभी कुछ दिन और जिंदा रहेंगे। लेकिन रिवॉर्ड्स यही नहीं रुकते। राकील ने अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन झेला था कि उसकी असराहन कोर टेक्निक का लेवल बढ़ गया। अब वो सिंगल सर्कल लेवल 2 पर पहुंच गया है, जिससे उसका माना 130% बढ़ गया है। यहाँ एक बहुत ही फनी मोमेंट आता है। राकील के अंदरूनी अंग आपस में बात कर रहे हैं। सिस्टम बताता है कि मेटल एनर्जी ने वुड एनर्जी का विरोध किया, जिससे राकील का लिवर नींद से जाग गया है। सिस्टम कहता है, लिवर की बर्थडे पार्टी शुरू हो रही है। लिवर के जागने से राकील को 300 HP एक्स्ट्रा मिला। बाकी ऑर्गन्स, फेफड़े, दिल, बड़ी आंत भी इस नए मेहमान से खुश होकर 500 HP गिफ्ट करते हैं। अब राकील का टोटल HP 1300 हो गया है। राकील मन ही मन सोचता है, क्या जबरदस्त दिन है, लिवर भी जाग गया, HP भी बढ़ गया और लाइफ भी मिल गई। उधर जॉर्ज को यकीन नहीं हो रहा कि वो ठीक हो गया है। वो राकील से पूछता है, क्या सच में अब मुझे दर्द नहीं होगा? राकील पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल से तुम क्राउन प्रिंस बन जाना। राकील मन ही मन खुश हो रहा होता है कि अब लोग लाइन लगाकर उसके पास इलाज कराएंगे और वो ढेर सारा लाइफ बोनस कमाएगा। वो चिल्लाने ही वाला होता है, अब मैं लंबी और हेल्दी लाइफ जीऊंगा, कि तभी धड़ाम, राकील बेहोश होकर गिर पड़ता है। भाई ने अपनी बॉडी पर इतना स्ट्रेस जो डाल लिया था। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो पूरे 2 दिन तक सोता रहा। उसके नौकर और बॉडीगार्ड्स उसे घेर कर रो रहे होते हैं। वो कहते हैं, हमने तो भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। राकील झल्ला जाता है, अरे भाई, मैं बस सो रहा था, तुम लोग मुझे मारने पर क्यों तुले हो? तभी वहाँ छोटा जॉर्ज आता है। वो अब बिल्कुल ठीक और स्वस्थ लग रहा है। वो शर्माते हुए राकील को एक तोहफा देता है। राकील सोचता है, अरे मुझे किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं, मैंने तो बस अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए इसे बचाया था। लेकिन जॉर्ज कुछ ऐसा कहता है जो दिल छू लेता है। जॉर्ज कहता है, मैं भी बड़ा होकर एक महान इंसान बनना चाहता हूँ, मैं भी दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह राकील। ये सुनकर राकील थोड़ा इमोशनल हो जाता है। जॉर्ज ने अपने हाथों से एक नेकलेस बनाया था। राकील उस नेकलेस को स्वीकार करता है और कहता है, शुक्रिया, लेकिन मेरा सबसे बड़ा इनाम तुम्हें स्वस्थ देखना है। हालांकि मन में वो सोचता है कि ये नेकलेस कितना सिंपल है, इसमें कोई रत्न भी नहीं है। एक सोल्जर अपनी माँ के पास घर जाता है क्योंकि क्राउन प्रिंस ने अचानक सबको 5 दिन की छुट्टी दे दी है। सब हैरान हैं कि प्रिंस इतने दिलदार कैसे हो गए। असल में प्रिंस राकील ने छुट्टी इसलिए दी है ताकि वो अपने नए क्लिनिक की ओपनिंग पर फोकस कर सकें। शहर में हर जगह फ्लायर्स बन चुके हैं। साइड पैलेस ट्रेडिशनल मेडिसिन क्लिनिक ओपनिंग, डायरेक्टर क्राउन प्रिंस राकील। लोग शौक हैं कि एक प्रिंस अब लोगों की रीढ़ की हड्डी ठीक करेगा। सीन शिफ्ट होता है रकील और उसके असिस्टेंट डॉक्टर गार्डन पर। सुबह सुबह तैयारी चल रही है। रकील ने गार्डन से सारी जड़ी बूटियां, हर्ब्स मंगवा ली हैं, खासकर लिक्रिश। यहाँ एक फनी मोमेंट आता है। डॉक्टर गार्डन, जो खुद एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, फाइनली अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। वो रकील से पूछता है,
योर हाइनेस, आपने ये सब सीखा कहाँ से? अजीब पोशंस बनाना, लोगों को कांटे चुभाना। मैं डॉक्टर होकर भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये टेक्निक्स काम कैसे करती हैं। मैं जेलस फील कर रहा हूँ। रकील सोचता है कि चलो आज सच बता ही देता हूँ। वो कहता है, असल में मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। वहाँ मैं प्रिंस नहीं, एक आम इंसान ली हान था जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से पेट पालता था। लेकिन ट्विस्ट ये है, गार्डन को लगता है रकील मजाक कर रहा है। वो गुस्सा हो जाता है कि प्रिंस उसे चिढ़ा रहे हैं। रकील भी सोचता है, छोड़ो, सच बताने का कोई फायदा नहीं, और दोनों काम पर लग जाते हैं। वहां लोगों का समंदर उमड़ आया है। इतनी भीड़ की रकेल को लगता है वो कुचल जाएगा। एक तरफ वो खुश है कि क्लिनिक चल गया, दूसरी तरफ डर रहा है कि इतने लोगों को संभालेगा कैसे। लोग चिल्लाने लगते हैं, मैं पहले आया था, धक्का मत दो। रकेल तुरंत एक्शन में आता है और गार्डन को ऑर्डर्स देता है कि भीड़ को मैनेज करे और सीरियस पेशेंट्स को पहले लाए। जैसे ही रकेल पेशेंट्स को चेक करना शुरू करता है, सिस्टम उसे एक नया तोहफा देता है। इतने पेशेंट्स को ट्रीट करने के एक्सपीरियंस से उसका पल्स रीडिंग स्किल लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाता है। अब लेवल 2 का पावर बड़ा ही अजीब और फनी है। रकेल अब पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स यानी अंदरूनी अंगों से बात कर सकता है, बिल्कुल जैसे ब्लाइंड डेट पर जा रहे हों। एक बूढ़े पेशेंट का चेकअप करते वक्त ऑर्गन्स की रिपोर्ट आती है। हार्ट कोई दिक्कत नहीं, लंग्स सब बढ़िया, लिवर जिगर रोता हुआ मिलता है। रकील का लिवर बताता है, बॉस इस आदमी का लिवर रो रहा है, ये पिछले 50 साल से दारू तोड़ रहा है, 5 साल में ये लिवर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। रकील पेशेंट को घूरता है और कहता है, बाबा आपका लिवर चीख रहा है, आपको हेपेटाइटिस के साइंस हैं। बूढ़ा आदमी मानने को तैयार नहीं होता कि वो बिना दारू के खाना कैसे खाएगा। यहाँ रकील अपना क्राउन प्रिंस कार्ड खेलता है। वो कहता है, मैं डॉक्टर की तरह नहीं, क्राउन प्रिंस की तरह ऑर्डर दे रहा हूँ। आज से शराब बंद, अगर पिया तो सीधा जेल में डाल दूंगा। बेचारा बूढ़ा आदमी डर के मारे हाँ बोल देता है। दिन भर ट्रीटमेंट्स चलती हैं, लेकिन राकेल को एक कमी महसूस होती है, नर्सेस की। इस दुनिया में नर्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं है और राकेल को अपनी पुरानी असिस्टेंट्स मिस किम और मिस ली की याद आती है। शाम होते होते क्लिनिक बंद होने वाला होता है कि तभी एक आदमी चिल्लाते हुए अंदर आता है। ये एक नोबल फैमिली, डिन्योर फैमिली का बड़ा बेटा है। वो रोता हुआ कहता है, प्लीज़ मेरी माँ को बचा लीजिए। उसकी माँ को तेज़ बुखार है और ठंड लग रही है। राकेल तुरंत पेशेंट के पास जाता है और सिम्टम्स देखता है। जैसे ही राकेल उस औरत को एग्जामिन करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सिस्टम या उसका एक्सपीरियंस उसे बताता है कि ये कोई आम बुखार नहीं है। राकेल मन में सोचता है, ये वही बीमारी है जिसने नेपोलियन के 40,000 सोल्जर्स की आर्मी को तबाह कर दिया था। उसके लिवर और ब्लड को एग्जामिन करने के बाद लैचियल का सिस्टम उसे कंफर्म करता है, ये कोई मामूली बुखार नहीं है, ये है एपिडेमिक टाइफस फीवर। लैचियल डर जाता है क्योंकि ये वही बीमारी है जो रिकेट्स या बैक्टीरिया से फैलती है और इतिहास में बड़ी बड़ी आर्मीज को साफ कर चुकी है। लेकिन यहाँ एक मिस्ट्री है। टाइफस आमतौर पर गंदगी और लाइस से फैलता है, पर जब राचियल पूछता है कि पेशेंट आखिरी बार कब नहाई थी, तो पता चलता है कि वो तो रोज़ गर्म पानी से नहाती है। उसका घर और बेडिंग भी एकदम साफ है, तो इन्फेक्शन आया कहाँ से? यहाँ लैचियल अपना डिटेक्टिव मोड ऑन करता है। वो पूछता है, पिछले 15 दिनों में क्या ये कहीं बाहर गई थी? सर्वेंट बताता है, हाँ, 15 दिन पहले उनकी कैरेज खराब हो गई थी और उन्हें एक किसान के घर रुकना पड़ा था। बस लैचियल को क्लू मिल गया। टाइफस का इंक्यूबेशन पीरियड 15 दिन होता है। उस किसान के बिस्तर में मौजूद लाइस ने इन्हें काटा और इन्फेक्शन वहीं से शुरू हुआ। बीमारी पकड़ में आते ही लचियल इमीडिएटली एक्शन में आता है। वो वहां मौजूद सभी मीट्स और गार्ड्स को ऑर्डर देता है, इस पेशेंट के सारे कपड़े अभी के अभी जला दो, बिस्तर चादर सब कुछ जला दो, और तुम सब भी जाओ नहाओ और अपने कपड़े भी जला देना। अगर किसी ने एक भी ऑर्डर मानने में गलती की तो सीधा नौकरी से निकाल दूंगा। वो तुरंत पेशेंट के लिए कुद्जू रूट टॉनिक सूप, एक हर्बल मेडिसिन प्रिपेयर करवाता है जो बुखार के लिए बेस्ट है। लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं, पेशेंट की हालात सुधरने के बजाय बिगड़ने लगती है। लचियल परेशान हो जाता है, दवाई सही थी पर काम क्यों नहीं कर रही। तब उसे समझ आता है, बहुत तेज बुखार की वजह से पेशेंट की बॉडी का यिन और यांग का बैलेंस बिगड़ चुका है। उनकी बॉडी में यिन एनर्जी खत्म हो गई है, इसलिए दवाई असर नहीं कर रही। अब उन्हें बचाने के लिए एक ऐसी हर्ब चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग यिन एनर्जी हो, पर वो हर्ब मिलेगी कहाँ? तभी लचियल के दिमाग की बत्ती जलती है। सीक्रेट पैलेस वॉल्ट, एम्परर का खजाना जहाँ दुनिया भर की नायाब चीजें रखी हैं।
रचियल बिना टाइम वेस्ट किए सीधा एम्परर के पास पहुंचता है। एम्परर का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि रचियल की हालत खराब हो रही है, पर वो हिम्मत करके बोलता है, पिताजी मुझे सीक्रेट पैलेस वॉल्ट की एक्सेस चाहिए। एम्परर शक की नज़र से देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये नालायक बेटा जो कल तक बीमार रहता था और जिसे कोई एजुकेशन नहीं मिली, अचानक डॉक्टर कैसे बन गया? कहीं ये वॉल्ट में से अपने लिए कुछ चुराने तो नहीं आया? एम्परर रचियल को टेस्ट करने का फैसला करते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, अगर तुमने मेरे रॉयल नाइट कैप्टन रॉबर्टो की बीमारी का सही डायग्नोसिस कर दिया तो मैं तुम्हें वॉल्ट की चाबी दे दूंगा। अब सीन में नाइट कैप्टन रॉबर्टो खड़े हैं, एकदम फिट, हेल्दी, और उनके बाल हेयर भी चमक रहे हैं। देखने में उन्हें कोई बीमारी नहीं लग रही। एम्परर सोचते हैं ये पक्का फेल होगा। रचियल रॉबर्टो को एक नज़र देखता है और बोलता है, कैप्टन आपको गंजेपन, पैटर्न बॉल्डनेस की बीमारी है। सब हैरान, रॉबर्टो के बाल तो घने दिख रहे हैं। एम्परर गुस्से में आने ही वाले होते हैं कि रचियल आगे बढ़ता है और स्विश, वो सबके सामने कैप्टन रॉबर्टो के सर से उनका विग खींच लेता है। सन्नाटा। कैप्टन का चमकता हुआ गंजा सर सबके सामने आ जाता है। एम्परर शर्मिंदा, कैप्टन रॉबर्टो रो रहे हैं और रचियल बस चिल खड़ा है। कैप्टन रोते हुए वहां से भाग जाते हैं। रचियल एम्परर से कहता है, मैं इनका इलाज बाद में कर दूंगा, अभी मुझे वॉल्ट में जाने दीजिए। और इस तरह कैप्टन की बेइज्जती मेरा मतलब सही डायग्नोसिस करके राचेल ने आखिरकार सीक्रेट पैलेस वॉल्ट का एक्सेस हासिल कर लिया। सीन के एंड में हम देखते हैं राचेल उस बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा है। अब सवाल ये है, क्या उस वॉल्ट में वो यिन एनर्जी वाली हर्ब मिलेगी और क्या वो उस पेशेंट की जान बचा पाएगा? ये जानने के लिए इंतजार करें अगले चैप्टर का। अगर आपको ये विग वाला मोमेंट फनी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।